स्वागत है आपका। अच्छी बात यह है कि जब भी मैं और आप बात करते हैं तो कोई ना कोई खबर होती है बाजार को लेकर और कोई ना कोई नया माइलस्टोन जो होता है बाजार छू चुका होता है। और आज भी देखिए 23 सेशंस जहां पर निफ्टी 24 के और सेंसेक्स 79 के। क्या कहेंगे, बुरा ना मानो हम बुलिश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। बुरा ना मानो, हम काफी सक्षम और मजबूत हैं। ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो थोड़ी बहुत नकारात्मक सोच हमारे बारे में रख रहे थे, खास हम्म। करके हमारी देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को लेकर के कविता। और अभी जो विश्लेषण आपके सहयोगी कर रहे थे उसमें मैं कुछ दो तीन पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगा। 4 जून जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई थी कविता, तो हमने 21,900 के स्तर के नीचे भी देखे थे स्तर। मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। वहां से लेकर के आज 27 जून की तारीख है और कुल मिलाकर के 17 कारोबारी सेशन में हमने 24,000 के पार के स्तर देख लिए। और उस दिन जब आज एफएनओ के महीने की एक्सपायरी का दिन है और 3 दिन से लगातार तेजी, तो अच्छी बात है कि हमने अपने आप को इस बेहतरीन तरीके से संभाला है। और यहाँ से और भी कई सारे ऊपरी स्तर देखना बाकी है, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी आना जायज होगा कविता। जिस प्रकार से हमने ऊपर के स्तर देखे हैं पिछले 16-17 कारोबारी सत्र में, नतीजों का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और बारिश की किल्लत को लेकर के थोड़ी बहुत मायूसी है बाजार में, लेकिन वो इतना भी कोई चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। चिंता का कारण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और देखिए हैवीवेट्स यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली गौरांग, RIL, HDFC, ICICI बैंक और सेक्टरली अगर हम देखें तो कुछ चुनिंदा बैंक्स और FMCG मेटल्स जो हैं ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो क्लियरली क्या इस रैली को हम एक लार्ज कैप लेड रैली बोल सकते हैं गौरांग, समझने के लिए? बिल्कुल कविता। और 2 दिन से 3 दिन से एचडीएफसी बैंक योगदान दे रहा था। कल और आज में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी अदाकारी निभाई है। आगे जाकर के हो सकता है एलएनटी भी अपना योगदान दे दे, जिससे हमें थोड़ा बहुत और ऊपरी स्तर देखने मिले। और थोड़ी बहुत सहायता कविता अगर आईटी क्षेत्र से आ जाती है, क्योंकि वहां पर निफ्टी में वेटेज ज्यादा है आईटी सेक्टर का, तो बहुत सकारात्मक सा रुझान आने की संभावना है। और आज अच्छी बात है कि कुछ मझौली और कुछ दिग्गज आईटी क्षेत्र की कंपनी में हम अच्छी खासी खरीदारी का माहौल देख रहे हैं। तो भरोसा तो है और ऊपरी स्तर देखने के लिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कविता कि हमने एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखी है। जो स्तर हमने निचला देखा था, जिसकी बात मैंने अभी करी, आपके सामने रखी, तो बिल्कुल यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन बाजार की सेहत के लिए कविता मुनाफा वसूली भी एक जायज चीज होती है। जब थोड़ा बहुत छोटी मध्यम अवधि में जिसने भी सौदे लिखे हों, वो मुनाफा समेटने के लिए आ जाए। और बीच में एक बहुत लंबा दौर था जहां पर हमने देखा था कि बाजार अपर एंड में रेजिस्टेंस पर जो है वो दिखा रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब ये जो हमने 23-24 सेशंस की जो चाल देखी है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और अब जो हमें तेजी दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा और लंबा चल सकती है, या यहाँ पर भी ऊपरी लेवल्स पर टिकाऊ नहीं होगा बाजार? क्योंकि नियर टर्म ट्रिगर्स भी हैं। देखिए बजट का भी इंतजार रहेगा बाजार को और उसके साथ साथ अब तिमाही नतीजे आएंगे, उसका भी रिएक्शन हम स्टॉक स्पेसिफिक तो बाजार में पड़ता हुआ देखेंगे ही गौरांग। बिल्कुल कविता, क्योंकि ये जो सर्वोच्चम स्तर हम देख रहे हैं, ये अपने जीवन का सर्वोच्चम स्तर है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ क्षेत्र के आधार पर सूचकांक। और जब हम अक्सर कहते हैं शेयर बाजार की भाषा में ब्लू स्काई टेरिटरी, और जब ऐसा माहौल बनता है, जब नीला आसमान बन जाता है, तो फिर ऊपरी तरह की जो सतह होती है या फिर ऊपरी तरफ के जो दायरे होते हैं या शिखर होते हैं, वो और भी सक्षम और मजबूत तरीके से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो लंबी अवधि में तो कोई दो राय नहीं है कविता कि यहाँ से काफी ऊपर के तरफ के दायरे बन सकते हैं। मैं केवल मात्र एक चीज बताऊंगा कि आप सिर्फ साधारण 12% की अगर गिनती करते हैं सालाना रिटर्न की सेंसेक्स और निफ्टी में, और फिर उसको आप कंपाउंडिंग करते हैं 3 या 5 साल के लिए, तो आप थोड़ा बहुत गणित ये कर लीजिए और फिर देखिए क्या आंकड़ा उभर करके आता है आपके सामने। आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से काफी लोग करते नहीं होंगे, लेकिन ये करना भी अनिवार्य होगा। के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, गौरांग शाह से मैं जुड़ती हूँ और फटाफट उनकी एक राय लेते हैं बातचीत सुनने के बाद। तो गौरांग, आपने भी सुना मैनेजमेंट की जो बातचीत थी नई एक्विजिशंस को लेकर और जिस तरह से वो अपने पूरे गेमिंग विस्तार में और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नई गेमिंग लॉन्चेस के साथ। बताइए नियर टर्म आउटलुक के साथ साथ फिलहाल एंट्री करने के लिहाज से लेवल्स कितने कंफर्टेबल हैं, ये बताइएगा।
देखिए, लेवल्स की तो बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि तकनीकी जानकारी मेरे पास कम है इसके लिए, लेकिन कंपनी के ऊपर चर्चा करते हैं बनता। मैनेजमेंट की बातें हमने सुनी। नज़ारा टेक की तुलना करने के लिए अगर जहाँ तक मेरा अंदाज़ या ख़्याल है, कोई दूसरी लिस्टेड एंटिटी इस स्तर की नहीं है, बाकी अन्य स्तर की हो सकती है। दूसरी तरफ एक बहुत ही इनोवेटिव और डेवलपमेंट स्किल ओरिएंटेड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं इनके। इनके लिए ज़रूरी है कि इनोवेटिव ग्राफ़िक्स और टैलेंट के साथ क्या थीम्स को लेकर के ये गेम्स लॉन्च करते हैं और फिर उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ती है और डाउनलोड्स कितने होते हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो अब मैनेजमेंट ने बताया अपनी बातों के दरमियान में कि क्या है उनकी विस्तार योजनाएँ। तो एक सक्षम और अच्छी कंपनी है, लेकिन अ, एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप इनोवेट नहीं कर सकेंगे, तो शायद आप थोड़े बहुत पीछे पड़ सकते हैं। वो एक चीज़ है, और दूसरी अभी जो जीएसटी काउंसिल को लेकर के और ये गेमिंग सेक्टर को लेकर के जो बातें आई थी, वो एक थोड़ा एक लटकती हुई तलवार है छोटी से मध्यम अवधि के लिए। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी और इनोवेशंस निर्भर करेगा किस प्रकार से ये कंपनी आगे बढ़ती है। तरफ से गौरांग, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला और तमाम मुद्दों पे आज चर्चा की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। चलिए, और जाते जाते एक अहम खबर, दिग्गज व्हाइट गुड्स कंपनी वर्लपूल को बॉश खरीद सकता है, और इसको लेकर क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं, हमारे सहयोगी सौमित सरकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर जो आप लेकर आए हैं। रॉयटर्स की एक खबर है जहां पे वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल बॉश कंपनी है वो ग्लोबल वर्लपूल कंपनी को कंप्लीटली अक्वायर कर सकती है। अब दोनों ही कंपनी ने कमेंट तो नहीं किया है और इसे मार्केट रूमर कहा है, बट अगर ये एक्विजिशन होता है तो बॉश क्यों अक्वायर करना चाहेगी वर्लपूल को, क्योंकि वर्लपूल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली सबसे बड़ी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, और बॉश भी आगे चल के अपनी होम अप्लायंस वाली जो सेगमेंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। अब ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो वर्लपूल का करीब 10% का मार्केट शेयर है ग्लोबली, और सिर्फ यूएस में अगर आप देखेंगे तो वर्लपूल का मार्केट शेयर करीब 25% का है। उसके सामने बॉश की मार्केट शेयर करीब 1.5 to 2% की है। तो ये एक्विजिशन से डेफिनेटली बॉश की जो मार्केट शेयर है वो यूएस में भी और ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वर्लपूल भी स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी स्लो डाउन होने के कारण ग्रोथ में। उसी के साथ उन्होंने काफ़ी सारे जॉब कट्स भी किए थे प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए। वो रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रही है। उन्होंने अपने यूरोपियन ऑपरेशंस, मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीकन बिजनेसेस में डाइवेस्टमेंट किए हैं, और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही महीने पहले उन्होंने 24% स्टेक इंडियन यूनिट में भी बेचे थे। अब अगर आप देखेंगे तो बॉश के लिए एक्विजिशन एक्चुअली काफ़ी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बॉश की जो कैश बैलेंस थी 2023 के एंड में वो करीब 7,400 मिलियन यूरोस की थी, और अगर आप उसके सामने वर्लपूल की मार्केट कैप देखेंगे तो वो सिर्फ 5,000 मिलियन यूरोस की है। तो इतनी बड़ी एक्विजिशन बॉश के लिए ये एक्चुअली नहीं होगी। और अब आपको ये भी पता होगा कि बॉश और वर्लपूल ये दोनों ही कंपनीज की इंडियन यूनिट जो है वो इंडिया में लिस्टेड है। अब अगर आप बॉश की इंडियन यूनिट की बात करें तो वहाँ पे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में सिर्फ 10% है और एबिट में सिर्फ 9% है। तो अगर ये एक्विजिशन हो भी जाता है तो बॉश और वर्लपूल में कुछ ज़्यादा सिनर्जीज देखने को शायद नहीं मिल सकती है, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। नेक टू नेक अगर आप देखेंगे तो बॉश और वर्लपूल सबसे ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव ऑटोमेटिक वॉशिंग सेगमेंट वाले, वॉशिंग मशीन वाले सेगमेंट में ही है। बॉश का मार्केट शेयर करीब 10% के आसपास है वहाँ पे, और वर्लपूल का मार्केट शेयर 8% का है। बट पूरा वॉशिंग मशीन का अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे वर्लपूल फिर भी लीडर है, करीब 12% का मार्केट शेयर है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर और एसी सेगमेंट में भी वर्लपूल का मार्केट शेयर करीब 14 और 2% का है, जहाँ पे वॉश का प्रेजेंस काफ़ी नेग्लिजिबल है। अब फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो बॉश का जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है वो करीब 1600 करोड़ एनुअली कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन पे, बट वर्लपूल का करीब 6,800 करोड़ का टॉप लाइन है। मार्जिन में बॉश बेटर है 11% के साथ, और वर्लपूल का मार्जिन लोअर है 3% के आसपास। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो वर्लपूल 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो करीब 59 टाइम्स का है, और बॉश का 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन करीब 43 टाइम्स का। तो ये सारे कॉन्टोज है, ये बॉश वर्लपूल की डील अगर हो जाती है तो क्या होता है उसके हिसाब से। सो में तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए